25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। क्योंकि संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो जैसे रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालयों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया गया, वो देश उसका स्मरण रखे, देश उसे कभी भूले नहीं। उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारी दिल्ली प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बीच में श्री सत्यनारायण जटिया जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, वैसे तो बहन रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपातकालीन में क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ आपके सामने विषय रखा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि आपातकाल को, ये काल 50 साल पूरा हो चुका है इसका, और इस 50वें वर्ष में एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी आयु 70 साल या इससे ऊपर है, उन्होंने तो आपातकाल को सहा है, बहुत नजदीक से अनुभव किया है, यातनाएं भी सही है, कितना अत्याचार हुआ। उसके बारे में समय कम है, क्योंकि मैं क्षमा सहित आपसे बताना चाहता हूं कि मेरी 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है, तो इसलिए मैंने ही मंच संचालक को बार बार कहा कि थोड़ा छोटा करें, जल्दी बढ़ेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में इस आपातकाल के विषय को लेकर के संविधान हत्या दिवस के रूप में बहन जी बता रही थी कि बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और विस्तार से जो उस समय के जिनको यातनाएं मिली, जो भुक्तभोगी हैं, उनका भी वहां वर्णन जरूर करना चाहिए, उनके मुख से ये बातें रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां हैं, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं,
ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एकाधिकार हो और बिना चुनाव के अपनी सरकार बनाई, कोई बात नहीं, पहली सरकार बननी थी। लेकिन 52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो अपने लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया, और जनसंघ भी इसलिए, सत्ता के लिए नहीं, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हमने वो चुनाव लड़ा और हमारे 3 सांसद बने। मजबूत विपक्ष की जरूरत क्या होती है? ताकि संविधान के मूल्यों की रक्षा कोई पार्टी करने के लिए, यानी सत्ता पक्ष उसको कमजोर करे तो विपक्ष में बैठे लोग भी उसको मजबूती से रोक सके। आगे काम बढ़ा, एक लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही। 67-67 में लोगों को लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदल सकती हैं। कुछ प्रदेशों में संवैध सरकारें बनी और उसमें से जागरण हुआ लोगों में कि देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश भर में आंदोलन शुरू हुए और आंदोलन के केंद्र उस समय छात्रों का आंदोलन गुजरात में हुआ, छात्रों का आंदोलन बिहार में हुआ, और एक समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रेल मंत्रालय में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन थे अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए, शासन से आग्रह करते हुए कि हमारी समस्याओं को हल करो। एक झूठ तंत्र भी शुरू किया कांग्रेस ने। 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नाम से इंदिरा गांधी ने लड़ा, और केवल उस नारे के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव में रिगिंग भी हुई, और इस कदर रिगिंग का प्रमाण मिलता है कि स्वयं इंदिरा गांधी को किस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ना पड़ा। राजनाथ जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा किया, जस्टिस खन्ना ने, मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ी बातें उस समय की जो याद आ रही हैं, जस्टिस खन्ना ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध है, अमान्य है। 6 साल के लिए आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इंदिरा गांधी। ये 12 जून 1975 को जस्टिस खन्ना ने और निर्णय दिया। अगर लोकतंत्र के थोड़े बहुत भी रक्षा की बात मन में थोड़ा विचार भी होता इंदिरा गांधी के, तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए था, कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसी के दिन ये विचार किया कि मुझे सत्ता नहीं छोड़नी, क्योंकि वो ये मानते हैं, मानते रहे उस समय भी आज भी, कि हम हैं तो देश है, नहीं तो देश नहीं, अपने आप को देश का विकल्प इस नाते से करने लग गए। लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाया जाएगा तो उसका वो किस प्रकार से उसको कुचलेंगे। हमारे लोकतंत्र के साथी मीडिया के लोग जानते हैं, जिसको हम 4th पिलर ऑफ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं, इनको भी इमरजेंसी में कुचला, सेंसरशिप लगाए, जो ये काउंसिल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको भंग कर दिया। कितने काम हुए। ये सब बातें भाषणों से बातें कई बार कम समझ में आती हैं, चित्रों से और लिखित डॉक्यूमेंट से ये बातें ज्यादा ध्यान में आती हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में एक एक तथ्य ये बताया गया है, चित्रों के माध्यम से बताया गया, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बताया गया, किस प्रकार से उन्होंने फिर इमरजेंसी की तैयारी की और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिना मंत्रिमंडल को एक प्रकार से उनको विश्वास में लिए हुए सारा खाका 2-3 आदमियों ने मिलकर तैयार किया, और जिस दिन रात को इमरजेंसी लगानी थी 1 घंटा पहले मंत्रिमंडल को बुला करके 2 लाइनें सुना दी, हस्ताक्षर करा लिए कि जाओ इमरजेंसी लगेगी। और जो सूचियां बनी, बड़े बड़े नेताओं के नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, आडवाणी जी का नाम, हमारे जितने भी बड़े नेता उस समय भारतीय जनसंघ के थे, क्योंकि जनसंघ था उस समय, उन सब के नाम, अन्य विरोधी दलों के बड़े बड़े लोगों के नाम सब लिख करके रातों रात उठा लिए। मित्रों, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक विषय और आपको बताना चाहता हूं। कई बार जो विपत्तियां होती हैं, आपत्तियां होती हैं, संकट काल आते हैं, तो कुछ न कुछ अवसर भी लेकर के आते हैं, और अवसर की 2 बातें आपको बता रहा हूं। आपातकाल लगा और हमने जनसंघ को तो भंग किया, जेल में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी, और आपातकाल के बाद चुनाव में जनता पार्टी ने शासन बनाया। दुर्भाग्य ये रहा कि जनता पार्टी कुछ विषयों को लेकर के, खास करके दोहरी मेंबरशिप को लेकर के जनता पार्टी टूट गई, और टूटी तो सन 1980 में आज की भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। एक अवसर आया हमारे लिए। उस समय बड़ी बहस चली
कि क्यों नहीं जनसंघ को ही दोबारा से रिवाइव किया जाए। कुछ लोगों का मत था कि नहीं, हमको नए सिरे से एक नए विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। वही पुराने लोग, उन्होंने सबने मिलकर के कुछ नए साथियों को साथ लेकर के एक बड़ा व्यापक एक विषय खड़ा किया, और उस विषय में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कमल का निशान ये चुनाव चिन्ह के नाते से आया। मैं वो पंक्तियां अटल जी की 1980 की याद करता हूं, जब उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये 1980 क्यों? क्योंकि आपातकाल की स्थिति बनी, एक अंधेरा आया, नई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनी, एक नया उत्साह लेकर के, और जवान देश के हमारे नौजवान, हमारे कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि नहीं, इस देश के अंदर ये जो अंधेरा है इसको हमको दूर करना है। और आज मैं कह सकता हूं, इतनी यात्रा के बाद 80 से 2025, आज ये 45 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार बनी है, तो मैं कह सकता हूं अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल खिला है। और आगे भी हमें संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? कि अंधेरा नहीं आएगा, अंधेरा नहीं आएगा, सूर्य हमेशा की तरह खिलेगा, सूर्य हमेशा की तरह उगेगा और कमल भी लगातार खिलेगा। मोदी जी ने एक वाक्य, और मुझे लगता है बहुत सोच समझ के उस बात को उन्होंने कहा कि हमें देश को कांग्रेस मुक्त भारत ये बनाना है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा हिस्सा उस संकल्प का ये पूरा हुआ है। अब आगे हम सब जागरूक रहें, हम सब आज के दिन संकल्प लें कि जिस प्रकार की व्यवस्था 1975 में आई थी, जो लोग भुक्तभोगी हैं वो आपको सब बताएंगे, हम जैसे ने भी बहुत अंदर तक उन चीजों को देखा है। और मैं एक और अपने लिए अवसर मानता हूं कि उस आपातकाल के कारण से ही हमने भी कुछ अंडरग्राउंड रह के काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ, बाद में 1977 में खुल करके जुड़ गए और जुड़ने के बाद इस स्थिति तक पहुंच गए। जैसा मैंने बताया, हर आपत्ति एक अवसर लेके आती है, तो मैं तो इसको अपने लिए अवसर ही मान रहा हूं। हमारे से बहुत ऐसे लोग हैं, लाखों कार्यकर्ता, जो उस समय की उस पीड़ाओं के बाद मजबूती से आगे आए हैं। तो आज तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि सारी कहानी आपातकाल की, इतना समय दोहराने लगे, यहां तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन एक चित्रावली, ये जो प्रदर्शनी है, ये आंखों देखी चीजें उस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको दिखेंगी। वहां जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि किस दिन कौन सा नोटिफिकेशन हुआ, कब उसको गजटेड किया गया, किस किस को कब कब अंदर करने का उन्होंने निकाला, और कैसे, यानी लोगों को जो अंदर किया तो किस प्रकार के आरोप लगाए। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक अशांति, कौन सा देशद्रोह हमने किया था भाई? हम तो देशभक्ति के नाते से भारत माता की जय बोल रहे थे, और हमको उस समय उठा करके अंदर कर रहे थे। क्या भारत माता की जय बोलना उस समय देशद्रोहिता था क्या? वो ना उस समय था, ना आज है, ना आगे रहेगा। मित्रों, ये भारत माता की जय बोलने वाला, ये हमारा जो काफिला है, हमारा जो इतना बड़ा संगठन है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। इस नाते से इस बात को, संकल्प को आगे लेकर के बढ़ें, यही आज के दिन हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।